अमेरिका में ड्रोन की इंपोर्ट पर टैरिफ लगाया जाए। और देखिए, ये प्रेशर सस्टेनेबिलिटी मतलब फोर्स को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। तो जब ये कैरियर ग्रुप इकट्ठा चलता है तो इसमें मतलब हजारों सेलर्स और एयर क्रू, नेवल एविएशन का एलिमेंट भी चलता है। तो ये सारी चीजें तो इनके लिए रद्द है 260 दिन से। तो देखें, कोई भी मिलिट्री इन द वर्ल्ड होए, एंग्जाइटी हो जाती है, रिएक्शन टाइम देखना पड़ेगा दुश्मन का, उसका डिसीजन मेकिंग का क्या उसका टाइमिंग है। तो ये सारी चीजें अमेरिका के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, बाकी देशों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के लिए दांव पे बहुत ज्यादा है और उसके गेन के लिए कुछ भी नहीं है। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अवतार पांडे। ईरान और अमेरिका में जारी युद्ध के बीच में महज 24 घंटों में कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। बता दें, अमेरिका ईरान को काउंटर करने के लिए यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन, जो अभी तक डिपोर्ट था गल्फ ऑफ ओमान में, उसको अब हटा रहा है वहां से। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी फैसला किया है कि अमेरिका में ड्रोन की इंपोर्ट पर टैरिफ लगाया जाए। बता दें, ये दो बड़ी खबरें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका में जारी युद्ध इस समय किस मोड़ पर खड़ा है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ ये जानना भी जरूरी है कि ड्रोन को लेकर अमेरिका टैरिफ क्यों लगा रहा है। इन सभी पहलुओं को आज रण क्षेत्र में समझेंगे और इन तमाम पहलुओं को समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह तूर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम और जय हिंद सभी दर्शकों को। जय हिंद सर। सर, सबसे पहला सवाल ये बनता है कि जो यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन था, इसको शिफ्ट किया जा रहा है और जॉर्ज बुश यहाँ लाया जा रहा है। ये एक जो फैसला हुआ है, इसकी क्या वजह है? देखिए राम, जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, उसे समुद्र में ऑन सेल होते हुए 260 दिन हो गए हैं। तो अब बेसिकली इसे रोटेट किया जा रहा है, इसको वापस बुलाएंगे। इसकी जगह यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन रिप्लेस कर रहा है इसको। और देखिए, ये प्रेशर सस्टेनेबिलिटी मतलब फोर्स को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ इन्होंने डी एस्केलेट करना होता तो ये विड्रॉ कर लेते, वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली अवेलेबिलिटी के तौर पे अभी यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन है, नंबर 1। नंबर 2, फोर्स मतलब एक प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स की हम गए नहीं है, हम अभी भी मौजूद है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, 260 दिन बहुत मायने रखता है। और जब हम एक एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं तो अकेला एक जहाज नहीं, उस जहाज के कैरियर का पूरा एक एयर विंग होता है, पूरा एयरफोर्स का एक पूरा जत्था होता है, डिस्ट्रॉयर शिप्स, जो डिस्ट्रॉयर क्लास ऑफ शिप्स है। तो जब ये कैरियर ग्रुप इकट्ठा चलता है तो इसमें मतलब हजारों सेलर्स और एयर क्रू, नेवल एविएशन का एलिमेंट भी चलता है। और ये बहुत ही कॉम्बैट सेंसिटिव एनवायरनमेंट में जाते हैं, जहां पे कि कभी भी अलर्ट हो सकता है, तो युद्ध वाली स्थिति में इन्हें उतरना पड़ता है। ये सर्च एंड रेस्क्यू में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और 260 दिन मतलब इतने महीने हो गए, 12 महीने। आप फटीग देखो, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट देखो, और स्पेयर पार्ट जो लग गए उनकी रिप्लेसमेंट लेके आनी पड़ेगी। फिर क्रू जो अपनी फैमिलियों से टेक्निकली 6 महीने के बाद वापस जाते हैं, इन्हें 1 साल हो गया। तो आप सोचे कि इनकी फैमिली से कितना प्रेशर होगा कि आप वापस कब आ रहे हो। ये सवाल का जवाब कहां से देंगे? ठीक बात है सर। इस खबर को मैं पढ़ रहा था तो एक बात और सामने आई है कि जो सेलर्स हैं, जो इन शिप्स पे ट्रुप्स हैं, उनके फैमिलीज जो हैं, उनका आरोप है या उनका कहना है कि जो सोल्जर्स वहाँ हैं उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं। ये क्या होता है एक्चुअली, वो क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं ये आपसे समझना चाहूँगा। दूसरा ये जानना चाहूँगा कि इस तरह की खबरों का ईरान कैसे लेता होगा, ईरान पर इस तरह की खबरों का क्या असर पड़ता होगा? देखिए, एक चीज तो है कि ये जो देखिए, जब आप एक ही जगह पे इतना
सुनसान और आइसोलेटेड जगह पे हो, थ्रेट लेवल भी पूरा हाई है, तो आप कब तक उस अलर्टनेस के मुताबिक रह सकते हो? आप कितना वो लेवल, वो सतर्क कितना रह सकते हो, कब तक रह सकते हो, कब तक उसे स्ट्रेच कर सकते हो? ऊपर से आपकी एक, देखिए, वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, हमें एक किस्म से सोशलाइज करना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है। तो आप अपने प्रोफेशनल महकमे में ही सिर्फ नहीं रह सकते हो पूरे टाइम, आपको ठीक सिविल बात में है भी सर। जाना है, आपको रिश्तेदारियां भी निभानी है, आपको रिलेटिव्स को भी मिलना है, आपके घर के भी अधूरे काम होते हैं वो भी करने पड़ते हैं, है ना? और अगर घर में कोई खुदा ना खास्ता कोई गुजर जाए, जो कि होता है कि कोई गुजर जाए ओल्ड एज या बीमारी की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको फ्यूनरल के लिए जाना पड़ता है, इमरजेंसी लीव के लिए। तो ये सारी चीजें तो इनके लिए रद्द है 260 दिन से। तो देखें, कोई भी मिलिट्री इन द वर्ल्ड होए, एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन भी हो जाता है, एक पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी वो भी होता है, एडजस्टमेंट के डिसऑर्डर होने लगते हैं। मतलब आप एक सीनियर और जूनियर के बीच दोनों में ही फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, तो उसमें मिसबिहेवियर के चांसेस ज्यादा है, या फिर एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि चलो हम तो इतने महीने से यहीं पे ही हैं, तो कुछ भी बोल दो तो बुरा नहीं मानेगा। तो कई बार वो लाल लाइन क्रॉस हो जाती है, नहीं पता लगता। स्लीप डिसऑर्डर, आप पूरे टाइम ही अलर्ट हो, तो आपको नींद कहां मिलेगी? आप चैन से कैसे ठीक सो बात है। सकते हो? है ना? पूरे टाइम ड्रिल्स ही ड्रिल्स होती रहेंगी और एक्सरसाइजेज होती रहेंगी, तो आप कहां पे चैन से बैठोगे? ठीक है, तो ठीक बात स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के बदले रिएक्शन भी होता है, मेंटल बर्नआउट हो जाता है कि यार अब ऐसे ही चलता रहेगा क्या? ऐसे सवाल पूछने लग जाते हैं सिपाही कि क्या ये कब तक चलेगा ऐसे, है ना? या तो युद्ध हो और ये जाए आगे, और युद्ध की परिस्थिति के मुताबिक अपने आप को ढाल ले, और इन्हें पता है कि ये मिशन एम और ऑब्जेक्टिव ये है, पर ठीक यहां बात पे है। अभी सब कुछ अंधेरे में है, हर पल अंधेरे में है, तो फिर एंजाइटी आ जाती है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आती है। तो यस, इट इज नॉट, मतलब ये बिल्कुल ठीक सिनेरियो है, होता है, इसमें कुछ ठीक बात ऐसी है। आउट ऑफ द ब्लू वाली बात कोई नहीं है, कोई भी मिलिट्री इन द वर्ल्ड होगी उसके साथ ये होगा। ठीक बात है सर। लेकिन सर ईरान जो है, ईरान इस तरह की खबरों को कैसे लेता होगा? जैसे ताजे सेट ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप आ रहा है, पूरा नया फ्रेश, तो ये टेंशन देगा कि क्या पता यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को ही एक्चुअल आदेश मिले हो कि भाई ऑफेंसिव, ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए आप ही जाओगे, आपके बैकअप के लिए इब्राहिम लिंकन होगा, जिसके भी ट्रूप्स अभी चेंज होंगे। तो बहुत सारे पहलू होते हैं, और अमेरिका की आर्मी को और जनरल्स को सारी चीजें देखनी है, रिएक्शन टाइम देखना पड़ेगा दुश्मन का, उसका डिसीजन मेकिंग का क्या उसका टाइमिंग है, वो कॉन्सेंट्रेट, मतलब कहां पे उसका ज्यादा फोकस है ईरान वालों का अभी फिलहाल, है ना? और स्थिति की अवेयरनेस कि भाई इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रही है। ठीक बात है सर। एक बात और बहुत बड़ी हुई है अमेरिका की तरफ से ही। अमेरिका ने शैडो ट्रांसमिट नेटवर्क की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें उसने भारत को भी रखा है, और उसने चीन से, उसका आरोप है कि ये तमाम कंट्रीज जो हैं चीन के सामान को, टैरिफ को बाईपास करते हुए अमेरिका पहुंचा रहे हैं। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है शैडो ट्रांसशिपमेंट जो है, ट्रांसशिपमेंट वो होता है जिसमें कुछ आइटम्स या प्रोडक्ट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है कि ये आइटम, फॉर एग्जांपल चाइना से चावल आ रहा है, तो बोलेंगे चाइना का चावल बैन है अमेरिका में, तो कोई भी शिप अगर ये चावल लेते हुए वहां पे एक्सपोर्ट करते हुए पकड़ी गई, तो उस पर जुर्माना लगेगा, ब्लैकलिस्ट भी हो जाएगी, पेनल्टी भी भरपाई करनी पड़ती है, फिर आप पे बैन भी लगता है कि आप 1 साल या कुछ महीने अमेरिका आ ही नहीं सकते हो या ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो देखें, ट्रांसशिपमेंट का बेसिकली क्या है कि अब जो छोटे छोटे मुल्क है वो अब चाइना को बोलेंगे कि आप अपना सामान हमें दे दो, हम अपनी लोकल कंपनी के नाम पे उसकी पैकिंग करके
हम आपका चावल यूएस पहुंचाएंगे, उसमें से इतना परसेंटेज आप हमें दे देना, बाकी आपका। ओके। तो इसे ट्रांसशिपमेंट कहते हैं। तो एक्चुअल प्रोडक्ट वो किसी और कंपनी का होता है, देश का होता है, और ये इसका एक्सपोर्ट कोई दूसरा या तीसरा देश कर रहा होता है। ठीक है। ओके। तो पहली चीज जैसे कि चाइना है और यूएस है, तो ये दोनों मेन इंटरमीडियरी है, दो मुल्क। अब जब इनके आपस में प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर एक तीसरी कंट्री आती है जो अपनी शिपिंग कंपनी ऑफर करती है कि भाई ये मेरी शिपिंग कंपनी है, आप चाइना का सारा माल मेरी ये वाली शिप के अंदर लोड कर लो, पैकेजिंग आप मेरे कंट्री के नाम की कोई भी लाइसेंस्ड कंपनी के नाम पे आप पैकेजिंग कर दो, और फिर इसकी फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन बनती है, फिर शेल कंपनीज दिखाई जाती है, और रीपैकेजिंग में सब कुछ लेबल वगैरह पूरा सब कुछ अलग होता है, और ये शिप टू शिप ट्रांसफर भी होता है। कई बार क्या होता है कि कोई शिप एंड रूट है तो वो रुक जाती है, तो दूसरी तीसरी कंट्री की शिप वहां के उसके बगल में लगती है समुद्र में, और फिर वो सारा सामान इस शिप के अंदर शिफ्ट हो जाता है। एक बड़ी खबर अमेरिका से और आ जाई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन्स के इंपोर्ट करने पर टैरिफ लगा दिया है। अब ये आज के समय में युद्ध को देखें तो उसमें ड्रोन्स जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन्होंने किस तरह के ड्रोन्स पर टैरिफ लगाना शुरू किया है, और इससे क्या अमेरिका के ड्रोन प्रोडक्शन पर कोई असर पड़ेगा, या ईरान युद्ध में इनको कोई फायदा होगा? नहीं, मैं आपसे ये जो टैरिफ लगाया है बेसिकली जी, तो ये पहली चीज तो किसके ऊपर लगे हैं, सबसे पहला सवाल तो ये कौन से मुल्क के ऊपर इन्होंने लगाया है, और दूसरी चीज है कि क्या बाकी मुल्क अगर किसी और पे लगाया है इन्होंने तो क्या बाकी मुल्क ये मानेंगे। और देखें, बहुत आसान है कि आप डिसअसेंबल करके पार्ट्स मंगाएं। आप ड्रोन की जो बॉडी है, जो उसकी बेसिक डिजाइन की बॉडी है या चैसीज है, वो अलग से मंगाओ, उसके ऊपर लगने वाले कवर अलग से मंगाइए, नट बोल्ट उसी कंट्री में बन रहे हैं टाइटेनियम के, है ना, तो वो अलग से बन जाएंगे। तो ऐसे करते करते आप पूरे ड्रोन की एक पूरी असेंबली को एक दूसरे मुल्क में इजीली इकट्ठा कर सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और फिर आप और जरूरी नहीं है कि आपने उसे ड्रोन के लिए ही दिखाना है। नट बोल्ट और जो सब असेंबली पार्ट है, ऑप्टिक्स है, आप किसी और चीज में दिखा दो उसको कि भाई ये ऑप्टिक तो हम अपने वेपन की साइट के लिए लेके जा रहे हैं, ड्रोन के लिए तो है ही नहीं, है ना, या फिर एक्सपेरिमेंटल हम ऑप्टिकल कैमरास बना रही है उसके लिए है। तो अलग अलग देखिए मैनिपुलेशन बहुत हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पत्थर की लकीर हो गई कि इसमें इन्होंने बांट की हुई है कि 100% टैरिफ लगेंगे जिसपे कि बहुत लार्ज ड्रोन है, छोटे ड्रोन्स पे 25% टैरिफ लगेगा, ठीक है, और कोई भी ड्रोन जो 25 केजी से भारी हुआ, मतलब मीडियम कैटेगरी में आ गया, मीडियम एंड अबव, तो उस पे तो 100% टैरिफ है। तो ये सारी चीजें अमेरिका के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, बाकी देशों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना जिस मर्जी मुल्क को भेजे या बेचे, अमेरिका का उससे क्या डीलिंग है, कुछ भी नहीं। ठीक बात है सर। सर एक और खबर आई है कि जो रीपर ड्रोन्स थे उनकी संख्या जो अमेरिका के टोटल आर्सेनल में उसमें 25% कम हुआ है। ये और भी मिसाइल्स थी जिनकी संख्या कम होने की खबरें आई थी पूरे ईरान युद्ध की वजह से। क्या इसकी वजह से अमेरिका की जो टोटल वेपन स्टॉक है उस पर असर पड़ेगा? इन ड्रोन्स का, इन मिसाइल्स की संख्या तेजी से कम होने की वजह से ईरान का जो युद्ध अभी खिंचता ही जा रहा है, जिसका अंत अभी कुछ नहीं दिख रहा, उस पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, ये पूरा जो इकोसिस्टम बन रहा है और जिस तरीके से यूके ने खुलासा किया कि उनकी कोई रिमोट कंट्रोल्ड अनमैन्ड बोट्स का पूरा डेटा चाइना जा रहा था, और इंडिया में भी तो है ना मेक इन इंडिया, चाइना के कंपोनेंट क्यों बैन है? जब तक आप चाइना की सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट रहोगे
और उस पे जब तक आप कैंची से वो सप्लाई पाइपलाइन को नहीं काटोगे, वो डिपेंडेंसी बनी रहेगी। और ये आने वाले समय में बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा। इससे अच्छा है कि देखिए, जो अभी टैरिफ लगा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि यूएस की काफी कंपनीज काफी चाइनीज कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर रही है, मतलब वो उनकी टॉमहॉक मिसाइल्स के भी जो सेमीकंडक्टर्स है वो भी चाइना से आ रहे हैं। तो आप ये ओवरऑल पिक्चर देखेंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका भी आत्मनिर्भर अमेरिका हो जाए, कि ड्रोन का एक एक पुर्जा यहां बनाया जाए अमेरिका में, ना कि चाइना से मंगाया जाए। सेम चीज है कि इंडिया में भी यही है कि अब पक्के तौर पे बैन लग गया सारी चाइनीज कंपोनेंट्स को लेके। तो अब लोग कौन से मुल्कों की तरफ देख रहे हैं? जापान, साउथ कोरिया, इजराइल, तो ये तो, और फिर यूरोप। तो ये 3-4 कंट्रीज है जिन्होंने अब माहिरता प्राप्त की है सेमीकंडक्टर्स में, सॉफ्टवेयर्स में, एआई मशीन लर्निंग के अंदर। तो इन सारी चीजों को मन में रखते हुए अब इन्होंने ये बोला कि ये हमें इकोसिस्टम को त्यागना पड़ेगा चाइना के ऊपर जो डिपेंड हुए हैं। दूसरा, ड्रोन्स की संख्या क्यों कम हो रही है? पहली चीज तो रीपर ड्रोन बहुत ज्यादा महंगे हैं, जरूरत से ज्यादा महंगे। तो उनके जो गिरे हैं ये, उसकी वजह से इनको रियलाइजेशन हुआ है कि अब ड्रोन इतने कॉमन हो गए कि इतने महंगे ड्रोन का कोई लॉजिक नहीं बनता है। एक रीपर ड्रोन के बदले आप मीडियम स्केल इतने सारे ड्रोन्स बना सकते हो। आपकी फंड्स आपकी ड्रोन की पूरी क्वांटिटी को मैच एक्सपैंड कर देगी। पर ये जो रीपर ड्रोन्स है ये अब लिमिटेड नंबर में ही रहेंगे, क्योंकि देखें, आप छोटा ड्रोन यूज करो, माइक्रो करो, नैनो ड्रोन यूज करो, हाइब्रिड करो, फिक्स्ड विंग करो, कोएक्सियल वाला करो, जौन से मर्जी टाइप ऑफ ड्रोन का आप यूज करो, फिक्स्ड विंग का करो, ये सबका रोल एक ही है, दैट इज इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, फिर स्ट्राइक करना। ठीक है, फिर ड्रोन टू ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम्स, स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम, फिर अलग अलग ऑटोनॉमस ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो अब अमेरिका एक सस्ता विकल्प ढूंढना चाहती है ड्रोन्स को लेके, और वो इतना महंगा रीपर ड्रोन उनके लिए एक लॉस है। अगर मतलब जैसे भी वो गिरा दिया गया तो इकोनॉमिकल लॉस बहुत महंगा पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला है कि भाई हमें इसे दोबारा अप्रोच नहीं करनी पड़ेगी, न्यू अप्रोच हमें, मतलब अमेरिका बोल रहा है कि सस्ते करो, अवेलेबिलिटी बढ़ाओ और इनोवेशन भी बरकरार रखो, पर इतना महंगा भी नहीं कि युद्ध के दौरान ये अगर नुकसान हो जाए तो अमेरिका का ग्राफ माइनस में जाए, वो मंजूर नहीं है। ठीक बात है सर। आज पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है और देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कोई अच्छी बात करने के बजाय उन्होंने कहा कि पानी का हर बहने वाला हर बूंद उनकी रेड लाइन है। वो दरअसल जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया और उन्हें पानी नहीं मिल रही, वो उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। तो ये कितने रेड लाइन करेंगे? आप एक वेटरन होने के नाते उनके इस रेड लाइन वाले या पाकिस्तान से आने वाली इस रेड लाइन बयान को क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं तो एक ही चीज बोलूंगा राम, की जिस तरीके से सर क्रीक, बाणगंगा में जैसे डिप्लॉयमेंट चल रही है पाकिस्तान की, एंड ये बहुत ही ज्यादा रिच है ऑयल में और गैस में, एक्सप्लोरेशन के नाम पे, तो यहां पे डेफिनेटली है, मौजूद है। और देखिए, ये टेरेन क्रिटिकल है। और इशरत जहां वाला एनकाउंटर केस से लेके मुंबई के हमले तक इन्होंने एक चीज ठान के लड़ रखी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पे कैसे अटैक किया जाए, उनके पॉलिटिकल करियर को कैसे हैम्पर किया जाए, या उनका जो फ्यूचर प्लानिंग है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, डेवलपमेंट को लेके, उसको कैसे टारगेट किया जाए। क्योंकि देखिए, अब ये जो पानी जो रोक दिया है इंडस वाटर ट्रीटी का, अभी गर्मियां खत्म होकर हटी है, इनकी नदियों का स्तर बिल्कुल सूख चुका है या फिर सिर्फ घुटने के लेवल तक पानी रह गया है। उसमें भी पानी एक दलदल कीचड़ जैसा ही हालत है,
और इनकी एग्रीकल्चरल यील्ड पे अब फर्क पड़ेगा। जो इनकी दिसंबर में फसल लगनी है उसके लिए पानी नहीं है इनके पास। ठीक बात है। तो आने वाला मार्च या फाइनेंशियल ईयर मार्च या अप्रैल तक अब जो 6-7 महीने हैं ये सूखे जाएंगे इनके, ड्रॉट, ये ड्रॉट प्रोन विंटर्स होगा इनका। मॉनसून में भी कुछ खास बारिश हुई नहीं पाकिस्तान के ऊपर, तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है जब पाकिस्तान का किसान शोर मचाएगा। इन्होंने वैसे ही ट्रेड बंद कर दिया अफगानिस्तान के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, भारत के खिलाफ, सारे दरवाजे बंद हैं। तो इनके निजी जो फार्मर्स है, रॉ मटेरियल, वो बर्बाद हो रहा है, वो सड़ रहा है। और इतने सस्ते दाम हो गए हैं इन्फ्लेशन के बावजूद कि किसानों को तो बिल्कुल ही घाटा हो गया है। ठीक बात है सर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में अब डेस्परेशन आ रही है और ये एक सिस्टमैटिक तरीके से सर क्रीक को टारगेट करेंगे। वहां पे क्यों? क्योंकि गुजरात में इंडस्ट्रियल हब है, बॉम्बे में इंडस्ट्रियल हब है, वहां पे एयरपोर्ट्स है, सप्लाई चेन्स है, हमारे रेलवे फ्रेट वाली लाइंस है, वहां पे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारी डायमंड इंडस्ट्री है, भुज पूरा इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, हैंडलूम इंडस्ट्री है भुज में पूरी। तो ये सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब जामनगर रिफाइनरी का भी नाम लिया हुआ है इसने आज से मुनीर ने। तो जाहिर सी बात है कि इनका प्लान गुजरात का इंडस्ट्रियल हब को डिस्ट्रक्शन पहुंचाना है और ये इसकी तैयारी कर रहे हैं। और मैं आज 14 अगस्त, मैं अभी बता रहा हूं पूरे भारतवासियों को कि ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। जितना भी कोस्टल एरिया है गुजरात का, पोरबंदर से लेके नीचे सूरत तक, एवरीथिंग चप्पा चप्पे पे बहुत हाई अलर्टनेस होनी चाहिए। नेवी की प्रेजेंस बढ़ा देनी चाहिए और जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स है आईएसआई वाले, उनकी छानबीन और उनको पकड़ने का एक मुहिम चालू करनी चाहिए जिससे कि डर का माहौल पैदा हो और पाकिस्तान को जितना कुछ हम डिनाई कर सके, इंफॉर्मेशन से लेके नरेटिव बिल्डिंग से लेके सब कुछ, इनको हम ब्लॉक करके रखें। एंड वी शुड बी रेडी कि अगर इन्होंने ड्रोन्स की कोई बार डिप्लॉयमेंट्स की, या क्योंकि देखिए वो पूरा इलाका प्लेन है, वहां पे कोई पहाड़ी नहीं, कोई वेजिटेशन नहीं, कुछ भी नहीं। तो यह आइडियल लोकेशन है जहां पे आप बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट अपने ड्रोन्स को उड़ा सकते हो इन कम्युनिकेशन विद सैटेलाइट, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा इनके अपने इलाके में। पर एक बार इन्होंने भारत की जो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया तो फुल फ्लेजेड वॉर होगा और शायद पीओजेके भी इनके हाथ से निकल जाए। तो इतना बड़ा मिस एडवेंचर के लिए पाकिस्तान के लिए दांव पे बहुत ज्यादा है और उसके गेन के लिए कुछ भी नहीं है। इनसे कारगिल जैसा ब्लंडर हुआ, ये कारगिल से भी बड़ा ब्लंडर होगा अगर ये जो कोई हरकत करेंगे सर क्रीक वाली साइड पे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।